तो ये न्यूज़पेपर की आपकी पहली क्लास है, राइट? और इसके अंदर हम सारे ही न्यूज़पेपर कवर करेंगे। जो भी न्यूज़ मेरे को मिलेगी तो मैं उसको मल्टीपल डायमेंशन में पढ़ के आपको यहाँ पर समझा दूंगा, राइट? सो काइंडली लेट मी नो दैट आई एम ऑडिबल और नॉट सो दैट वी कैन स्टार्ट द लेक्चर। एनीबॉडी इन द क्लास? तो ये सिर्फ एक न्यूज़पेपर नहीं है, बट अभी मैं आपको एक न्यूज़पेपर लेकर आया हूँ, इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है? उसको मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरह से यहाँ पर चीजें चलेंगी। प्लीज लेट मी नो दैट आई एम ऑडिबल और नॉट। ठीक है, ओके। तो पहले हम क्या करेंगे, एक न्यूज़पेपर को समझेंगे कि इस न्यूज़पेपर में ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है, मतलब हाउ टू रीड अ न्यूज़पेपर, ऐसा अपन स्टार्ट कर रहे हैं। एंड देन वी विल अंडरस्टैंड वन टू टॉपिक्स, जिसको अपन डिटेल के अंदर अंडरस्टैंड करेंगे, किस तरह से वो टॉपिक्स अंडरस्टैंड क्या कह रहा है वो टॉपिक, ये अपन इसके अंदर समझेंगे। तो बेस्ट वे टू यूटिलाइज योर टाइम, ठीक है, न्यूज़पेपर का, इज दैट कि मैं आपको सारे न्यूज़पेपर्स जो भी हैं उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एडिटोरियल्स है वो पढ़कर मैं आपको पढ़ा दूं, राइट? दैट इज द बेस्ट थिंग, जिससे कि अंदर आपका मेजरली ये तीन न्यूज़पेपर जैसे हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी, ये तीन चीजें कवर हो जाएंगी। अच्छा, हम जब भी ये क्लास लेंगे तो ये क्लास आप देखो, करंट अफेयर्स की क्लास अपनी जो है वो दो पार्ट के अंदर है अपनी। एक तो 1.5 ईयर करंट अफेयर्स चल रहे हैं, उसके अंदर वो सब टॉपिक रहेंगे जो कि आ, मतलब इन दोनों के अंदर रिपीट टॉपिक नहीं होंगे, राइट? जो 1.5 ईयर करंट अफेयर्स इज फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, इसके अंदर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के टॉपिक्स होंगे। और इसके अंदर अपन मेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। मेंस के पर्सपेक्टिव से तो क्या हो सकता है, किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, राइट? वो अपन इसके अंदर अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एक पेपर के अंदर क्या क्या चीजें अपन को पढ़नी चाहिए, क्या क्या नहीं पढ़नी चाहिए। तो जस्ट गिव मी अ मिनट। यस, आई होप दिस पेपर इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। दिस इज द इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस इन इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर, राइट? अब इस इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के अंदर अगर हम देखें तो पहला पेज अगर अपन देखें तो पहले पेज के अंदर ये दे रखा है, सेफ हार्मोज इज द की, मोदी टेल द पिजिस्कियन, एक्सटेंडेड इनवाइट टू द ब्रिक्स समिट इन इंडिया, तेहरान, राइट? इस तरह से ये जो चीज है ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाती है। बट अगर इसके अंदर कोई सब्सटेंशियल हो तो, राइट? अब इसके अंदर क्या सब्सटेंशियल हो तो मतलब इसके अंदर कुछ ऐसी चीज हो, देखो ये तो कोई मतलब नहीं है इसके अंदर कि इसने इसको इनवाइट करा, इसने इसको इनवाइट करा और सेफ हार्मोज की, ये तो कोई इंपॉर्टेंट इस तरह से है नहीं, राइट? इसके अंदर अगर कुछ इन्होंने कहा हो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने युद्ध के ऊपर, ठीक है, वार के ऊपर कुछ कहा हो कि वार के अंदर ऐसी ऐसी चीजें हैं, तो वो हमको पता चलता है कि इंडिया की अप्रोच क्या है टुवर्ड्स वार। जो भी हमारे डिग्नेटरीज डिग्नेटरीज मतलब पीएम मोदी हो गए, है ना, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हो गए, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हो गए, या फिर कोई भी हमारे मिनिस्टर्स ने अगर कुछ बोला है, तो दैट इज द स्टैंड ऑफ आवर गवर्नमेंट। और वट एवर द स्टैंड ऑफ गवर्नमेंट, दैट शुड बी द स्टैंड ऑफ योर, दैट शुड बी योर आंसर स्टैंड, ठीक है? वो आपका आंसर का स्टैंड होना चाहिए। ऐसा है, क्रिटिकल इवोल्यूशन हो सकता है, बट आपको इतना क्रिटिकली इवेल्युएट नहीं करना है कि आप बिल्कुल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में ही बोल जाए, राइट? वो भी चीजें हम आपको सिखाएंगे आंसर राइटिंग के अंदर, राइट? तो अगर इसमें कुछ ऐसी चीज हो तो इसके अंदर मैंने पूरा पढ़ा तो उसमें मेरे को एक लाइन ही मिली जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पढ़कर भी बताऊंगा, देखो ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। पहले हम ये देख लें कि कौन कौन सी न्यूज़ेस इंपॉर्टेंट है, राइट? फिर नीचे अगर हम देखें, राइट, और अगर हम देखें इसके अंदर, एक तो ये न्यूज़पेपर है पूरा, दूसरा आर्मी गेट्स ए न्यू चीफ, दैट इज नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, ठीक है, नए चीफ बनते रहते हैं, राइट? प्रॉब इनटू थेफ्ट एट द राम टेम्पल, तो ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है प्रॉब होने, है ना, कि ये चीज चलती रहेगी। जब इसमें जब लास्ट में होगा, ये न्यूज इन मेकिंग है, अगर इसमें कुछ बहुत बड़ा घपला मिल गया, स्कैम मिल गया, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है? एंटी डंपिंग प्रॉब ऑन जेएसडब्ल्यू जेएफई कंप्लेंट्स फॉल ऑफ द एमएसएमईज, ठीक है? तो ये क्या चीज है, एंटी डंपिंग प्रॉब्स, दैट इज इंपॉर्टेंट, बट दैट इज पर्सपेक्टिव ऑफ व्हाट, 1.5 ईयर करंट अफेयर्स प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, राइट? इस तरह की चीजें, जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर कोई ऐसी चीजों की जिसके अंदर डोमेस्टिक एंगल कवर हो रहा हो उस कंट्री का, तो वो हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहती। जैसे ये है, इन द सेटबैक फॉर द ट्रम्प यूएस टॉप कोर्ट अपहोल्ड द बर्थ राइट सिटीजनशिप, तो आपको पता है कि यहाँ पर माइग्रेशन का इशू चल रहा है, इलीगल इमिग्रेंट्स बहुत सारे आ रहे हैं, ऐसा ट्रम्प बोलते रहते हैं। ट्रम्प बोलते हैं कि भाई इंडियंस आ जाते हैं यहाँ पे, बच्चा पैदा करते हैं और उसको सिटीजनशिप मिल जाती है, बाय बर्थ सिटीजनशिप वहां पर है। तो उससे रिलेटेड ट्रम्प कहना चाहते थे कि बाय बर्थ सिटीजनशिप को हटाओ, जिससे कि जो दूसरी कंट्रीज हैं वो यहाँ पर आके अपने बच्चा पैदा करके उसको अमेरिकन सिटीजन बना देती हैं, दैट इज नॉट राइट। तो उसके अगेंस्ट में एक तरह से यूएस टॉप कोर्ट ने एक तरह से कहा है कि बर्थ राइट सिटीजनशिप
इज वैलिड, ये वैलिड और वैलिड रहेगा, नथिंग इंपॉर्टेंट इन दिस, है ना, ज्यादा इसके अंदर इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ऐसे राइटिंग के अंदर कभी आपको मल्टीकल्चरिज्म के बारे में बात हो तब आप इस तरह की चीजें लिख सकते हैं, वो भी इनडायरेक्ट हो जाएगा बहुत ज्यादा, तो नॉट सो मच इंपॉर्टेंट। मतलब इस पेपर के अंदर अगर हम देखें तो एक प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज मिली हमको एंटी डंपिंग ड्यूटी वाली, राइट। बाकी इसके अंदर ये भी नहीं है, ये भी नहीं। अब इन सबको पढ़कर तुमको दिक्कत होगी, ठीक है, डोंट रीड इट। मैं आपको बताऊंगा पढ़कर, देखो इसमें कोई भी मतलब नहीं है किसी भी चीज का, राइट, किस तरह से, राइट। तो यहाँ पर आपको मेरे हिसाब से ये नहीं पढ़ना ये मतलब पढ़ना चाहिए, बट इसके अंदर फिर आपको छांटना पड़ेगा क्या चीज इंपॉर्टेंट है, ये नहीं पढ़ना चाहिए। सेकंड न्यूज प्लीज अप्रोच, ये वाली चीज नहीं पढ़नी चाहिए। ये वाली चीज प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से आप पढ़ सकते हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटी के बारे में आपको पता चल जाएगा, जो कि मैं आपको 1.5 ईयर करंट अफेयर्स में पढ़ाऊंगा। पर एज ए न्यूज़पेपर रीडिंग आपको क्या करना चाहिए इसके अंदर, दैट इज नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसके अंदर डोमेस्टिक एंगल कवर हो रहा है, और वो भी कहीं पर भी अपन डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, ऐसे राइटिंग के अंदर भले ही यूज कर सकते हैं, बट वो भी एक अगर अपने माइंड सेट में पता हो कि ट्रम्प ऐसा बोलते हैं कि भारत के लोग आते हैं यहाँ पर आके बच्चा पैदा करते हैं और बाय बर्थ उस बच्चे को सिटीजनशिप मिल जाती है अमेरिका की, राइट। उसके अगेंस्ट में ट्रम्प बोलते रहते हैं, तो उसके अगेंस्ट में वो कोर्ट के अंदर गए थे कि कोर्ट के अंदर एक लॉ बना दे भाई, बाय बर्थ सिटीजनशिप शुड नॉट बी देयर, तो कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। इतना इतना बार इसके अंदर याद कर। फिर इसके बाद ये तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी बिफोर इज नेक्स्ट फिल्म डायरेक्टर, ये सब तो आप वैसे भी नहीं पढ़ोगे। एंटी डंपिंग प्रॉप ये आपको इसके अंदर पढ़ना है, ये अपन को समझना होगा, 1.5 ईयर करंट अफेयर्स के अंदर मैं आपको समझा दूंगा, राइट। फिर उसके बाद आप देखें और कुछ भी चीज इंपॉर्टेंट नहीं इसके अंदर, फिर आगे चले आगे चले आगे चले। फिर अब देखो जैसे ऐसी न्यूज होती है, दिल्ली मुंबई ईवेज क्रिटिकल 8 लेन टनल इन द कोटा ओपन लास्ट दिस मंथ, नथिंग इंपॉर्टेंट, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से कोई इंपॉर्टेंट चीज है नहीं। अजमेर फैमिली मेंबर्स ऑफ स्लेन डकैत जगन गुजर एंड प्रोटेस्ट आफ्टर एश्योरेंस फ्रॉम, कोई मतलब नहीं है, राइट। गहलोत अटैक बीजेपी गवर्नमेंट, नथिंग एट ऑल, राइट। लगता है कि यार क्या क्या बोला होगा, चलो पढ़ लेते हैं, पर कोई इंपॉर्टेंट नहीं, राइट। अब इसके अंदर देखो, हाई कोर्ट डिसमिसेस इलेक्शन पिटीशन अगेंस्ट द भयाना एमएलए, फाइन्स हर 1 लाख फॉर इवेडिंग समन्स, ठीक है। तो ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर इंस्पेक्शन ऑफ बिल्डिंग स्कूल क्लोजर, ये भी इंपॉर्टेंट। विल स्ट्रेंथन कैपेसिटी टू मॉनिटर फॉरेन फंड, कोई होम मिनिस्टर कुछ बोल रहा है, राइट, नॉन पॉलिटिकल चीज जो कि आपकी गवर्नेंस से रिलेटेड है, तो दैट विल बिकम इंपॉर्टेंट। एफसीआरए क्या है, और ये इंपॉर्टेंट जो भी चीजें होती है ना बच्चों, ये एडिटोरियल में झलक जाती है। इसके ऊपर फिर एफसीआरए 2.0 पोर्टल बनाया ना, तो इसके ऊपर फिर आपका एडिटोरियल के अंदर भी क्वेश्चन आ जाएगा, क्या होता है एडिटोरियल, आई विल लेट यू, ठीक है। तो ये न्यूज अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, एफसीआरए 2.0 मैं आपको पढ़ा भी दूंगा ये क्या है। फिर इसके अंदर और चीजें देखो, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, डे आफ्टर पॉलिटिक्स, ये मैन इन द मोदी मास्क, कॉटन सीसीटीवी कैमरा और ये सब चीजें, ठीक है। फिर ईयर आफ्टर उम्मीद वक्फ डाटाबेस 11% रिजेक्टेड, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब चीजें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता, राइट। तो हम उनको इनको स्किप कर देना चाहिए। जनरली ये जो पेज होता है जिसके अंदर आप देखेंगे नेशनल न्यूज होती है, जब तक कि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज ना हो उसको ना पढ़ना है, ठीक है। इसमें आप देखो कैसी कैसी न्यूज है, 4 ईयर ओल्ड फॉल्स इन 220 फीट बोरवेल एंड हॉस्पिटलिटी 100 परमानेंट सिटीजन फ्रॉम द इंडिया पाकिस्तान राइट टू द मोदी शरीफ, राइट, ठीक है। स्ट्रिक्टर सिक्योरिटी कमेटी, अगर ये ज्यादा इशू बन जाएगा तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, पर ऐसा भी कोई आपके पढ़ने लायक इशू नहीं है, तो आपको जो पढ़ना है वही आप पढ़ें। जो पढ़ेंगे वो बहुत बोरिंग होगा। अब एफसीआरए पढ़ने के लिए आपको इसका बेसिक पता होना चाहिए। बेसिक कौन देखे, इससे बढ़िया ये वाली न्यूज पढ़ लेते हैं, इससे बढ़िया ये वाली न्यूज पढ़ लेते हैं, न्यूज़पेपर भी पढ़ लिया और ये भी हो जाएगा, ठीक है। आसाराम बाबूजी के बारे में पढ़ लेते हैं, क्या हुआ इसका, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो अभी तक इस पेज में से अपन ने देखा कि एक ही न्यूज है, और ऊपर भी अगर हमने देखा तो ज्यादा कोई न्यूज आपको मिली नहीं, एक ही न्यूज इसके अंदर मिली, राइट। तो ऐसा नहीं कि इसमें ही अपन ने 9 घंटे लगा दिए, 7 घंटे लगा दिए, ऐसा नहीं करना, राइट। फिर आगे हम चलते हैं इसके बाद। अब ये पेज हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, पर ऐसा नहीं कि इसमें जो एडिटोरियल हो वही पढ़ डालो साहब, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेज बाय द वे, ये इंपॉर्टेंट पेज है, पर इंपॉर्टेंट पेज का मतलब ये नहीं होता कि जो भी एडिटोरियल हो वो पढ़ लो, ठीक है। तो अब इसके अंदर देखो एडिटोरियल कौन कौन से हैं, राइट, और कौन कौन से हमको पढ़ने चाहिए, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे देखो, इंडो पैसिफिक इज हियर टू स्टे विद और विदाउट वाशिंगटन, तो इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से इंटरनेशनल इंडो पैसिफिक, और ये क्या बोल रहा है अभी और इसके अंदर क्या न्यूज है, क्योंकि एक न्यूज इन मेकिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट उन्होंने दे दिया है। यूएसए ने एक तरह से अपनी कुछ करा है यूएसए ने के अंदर मिलिट्री पोस्ट के अंदर चेंज करके, तो वो क्या चीज है वो पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है और इनडायरेक्टली आप लिख भी सकते हैं इसके अंदर, ठीक है।
फिर अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स करे हैं दिल्ली गवर्नमेंट ने, राइट, तो उसके अंदर रोड हेड इज इलेक्ट्रिक, तो ये भी पढ़ना इंपॉर्टेंट हो, ये दोनों आप इसके अंदर पढ़ सकते हैं। प्लस सी देखिए एफसीआरए के बारे में यहाँ पर आ गया। अब ये दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि एफसीआरए के बारे में यहाँ पर आना का मतलब क्या है कि एफसीआरए वैसे ही इंपॉर्टेंट था और उसके ऊपर एक पॉइंट ऑफ व्यू आपको बदल जाएगा। अब जो अभी मैंने ऊपर आपको न्यूज दिखाई थी एफसीआरए से रिलेटेड, ऊपर जो न्यूज दिखाई थी ना बच्चों, वो क्या होगा, वो प्योरली उसके अंदर इंफॉर्मेशन होगी सर। ये देखो ये जो न्यूज थी, आप थोड़ा समझना इसको, अंडरस्टैंडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास अगर आपको समझ में आ गई तो आप न्यूज़पेपर पढ़ना सीख जाओगे। ये देखो इस एफ सी आर ए 2.0 पोर्टल के बारे में इसके अंदर बताया गया है क्या क्या होगा इस पोर्टल के अंदर, ठीक है, किस तरह की चीजें होंगी, ये सब बताया, बस इसका एनालिसिस नहीं करा। इसके अंदर गुड़ी गुड़ी चीज बताई गई। आपको एडिटोरियल में क्या होता है कि उस न्यूज का एनालिसिस आपको मिल जाता है ना, ये न्यूज का एनालिसिस यहाँ आपको मिल जाएगा इसके अंदर न्यू एफ सी आर ए। और कभी कभार ये एडिटोरियल क्या होता है, क्रिटिकल होता है, और कभी कभार बहुत अच्छा उसको सपोर्ट करते हुए एडिटोरियल होता है। तो हमको दोनों तरह के बाण अपने अंदर रखने हैं, एक तो प्रो वाले भी रखने हैं और कॉन्स वाले भी रखने हैं। तो ये अगर इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये बता रखा है कि भाई एफसीआरए रूल जो है दैट इज नॉट गुड, मैं आपको पढ़ाऊंगा भी ये, है ना, तो ये आपको इसके अंदर समझ जाना है। एफसीआरए 2.0 पोर्टल जो है उसके अंदर जो रूल्स बना रखे हैं दैट इज वेरी टिपिकल रूल्स, कॉम्प्लेक्स रूल है, और एफसीआरए पोर्टल आने के बाद वो रूल्स और स्ट्रेंथन हो जाएंगे और इससे दिक्कत आएगी, वो चीज आप इसके अंदर से ही आपको मिलेगी, राइट। तो एडिटोरियल का मतलब क्या है, व्यू पॉइंट, और व्यू पॉइंट दो तरह के हो सकते हैं, या तो वो अच्छे होंगे या बेकार होंगे, राइट, या फिर कुछ ही चीज का एक्सप्लेनेशन कर रखा होगा, राइट। तो ये दो एडिटोरियल इसके अंदर बड़े इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट एक तो ये इंडो पैसिफिक इज एयर टू स्टे विद और विदाउट वाशिंगटन, ये अपन पढ़ लेंगे, और एफसीआरए रूल्स वाले ये भी अपन पढ़ लेंगे। अब देखो एंशियंट सिस्टम टैक्स रिटर्न्स द सिस्टम इज हियरिंग यू आउट, नॉट सो इंपॉर्टेंट, कुलिनरी अंडरडॉग कल्चर हीरो इन एक्स बंगाली ट्रस्ट, वो ये सब चीजें इसके अंदर इंपॉर्टेंट रही है, राइट। फिर इसके बाद a caution in the wake of the Great Nicobar project, this is important कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट क्या है, इज व्हाट कैन बी जस्टिफाई आल्सो जस्ट, जो जस्टिफाई हो सकता है। अब देखो ये भी एक लाइन है ना, इज व्हाट कैन बी जस्टिफाई कैन आल्सो जस्ट, इससे रिलेटेड जिसको जस्टिफाई कर रहे हैं क्या वो हर वक्त सही होगा क्या, ऐसे करके ऐसे राइटिंग में भी लिख सकते हो आप इसको। तो इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हो ग्रेट निकोबार का, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट पे प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ सकता है, मीन्स में भी क्वेश्चन आ सकता है, दैट्स व्हाई दिस बिकम इम्पोर्टेंट, ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वही आपको पढ़ना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही पढ़ना है। आपके पास समय बहुत कम है, आपको दो तीन सारे एडिटोरियल की ये भी पढ़ दूं, ये भी पढ़ दूं, ये भी पढ़ दूं, है ना, ऐसे करते रहोगे तो 9-10 घंटे चाहिए आपको इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने में, और उससे कोई आपको फायदा भी नहीं होने वाला। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब देखो ये देखो, बिफोर एआई विंडो क्लोज बिल्ड सोवरेन कंप्यूट, है ना, शक्ल से लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इंडिया को एआई के अंदर क्या करना चाहिए, एआई के अंदर अब टाइम ना निकल जाए उसके लिए क्या करना चाहिए, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट, राइट। फिर हम नीचे आए इसके अंदर, और नीचे चले इसमें, तो इसमें फिर आता है कोई इकोनॉमी का सेक्शन आएगा, जो बिग पिक्चर इसमें देख लेते हैं, इसमें ज्यादातर पॉलिटिक्स आता है, पॉलिटिक्स कल है। फिर एक्सप्लेन में, आज जैसे एक्सप्लेन सेक्शन वैसे तो अच्छा होता है एक्सप्लेन सेशन, बट आज इसके अंदर एक्सप्लेन सेशन के अंदर कुछ इतना अच्छा आया नहीं। देख, अकाली तख्त लास्टिंग होल्ड ऑन द पंजाब पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स का है वो भी पंजाब का है, अकाली तख्त का है, तो ऐसा कोई पूछा नहीं जाता यूपीएससी के अंदर, है ना। पार्टनर्स इन द टेक ट्रेड इंडिया जापान टाइज अमिड ग्लोबल डिसरप्शंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी जो एडिटोरियल है जो मैंने आपको बताया, सी राजमोहन का एडिटोरियल, सी राजमोहन इज अ गुड राइटर, ठीक है, जिसके अंदर वाशिंगटन वाला एडिटोरियल जो मैंने आपको बताया था, बड़ा वाला मेन एडिटोरियल, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड विद दिस न्यूज। तो इन दोनों का अगर अपन इकट्ठा पढ़ लेंगे तो दैट विल बी गुड थिंग, राइट। तो ये चीज अपन इसके अंदर पढ़ सकते हैं कि क्या क्या इसके अंदर इंडिया और जापान रिलेशन में है। ये सब चीज मैं आपको उसमें बताऊंगा, करंट अफेयर्स की क्लास में भी बताऊंगा, और जब हम इंडिया जापान रिलेशन पढ़ रहे होंगे तभी भी हम बताएंगे। बट फिर भी डेली की न्यूज पढ़ना बहुत जरूरी है, राइट। इसके बाद कैंसर लेड टू डिनायल ऑफ द सर्विसेज द केस ऑफ जर्नलिस्ट, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। सिग्नल टू द ढाका इन पिकिंग बीजेपी लीडर विद कैबिनेट स्टेटस, नो, दिस इज ऑल्सो नॉट इम्पोर्टेंट। कटर नो हाई लेवल यूएस ईरान डायलॉग्स ओनली टेक्निकल टॉक्स, ये बॉल टू बॉल कमेंट्री रहेगी,
डेली का कुछ ना कुछ होता रहेगा। इसमें लास्ट के अंदर एनालिसिस कर लेंगे जब यूएस ईरान का वार खत्म हो जाएगा ऑलमोस्ट, तब अपन एनालाइज कर लेंगे, देन इट इज फाइन। ठीक है, तो ऐसा इसके अंदर कुछ है नहीं। यूएस सुप्रीम कोर्ट क्लियर्स द वे फॉर द ट्रांसजेंडर स्पोर्ट्स बैन, राइट, तो दैट इज ऑल्सो नॉट ए बिग न्यूज। अब इसके ऊपर अगर मान लो कंट्रोवर्सी हो गई, राइट, थोड़ा सा आंदोलन वांदोलन, तो एक न्यूज पॉप आउट हो जाएगी, ठीक है, कि इसमें ट्रांसजेंडर स्पोर्ट्स को इन्होंने बैन कर रखा है इसके अंदर। तो इंक्लूसिव ग्रोथ और उसके उससे रिलेटेड टॉपिक्स के अंदर आप इसको लिख सकते हैं अगर ये हाईलाइट हो जाए तो, है ना, ऐसे न्यूज इन मेकिंग है, ऐसा अपन देख सकते हैं। फिर ये जैसे ये है जियो पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन एंड एआई पोजिंग रिस्क टू इकोनॉमी, दिस इज इंपॉर्टेंट। व्हाट इज जियो पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन, ऐसे पूछ सकते हैं कि, और जियो पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन अभी न्यूज के अंदर है टर्म, तो इससे क्या क्या हमको प्रॉब्लम है, इससे क्या क्या इकोनॉमी के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसा पूछ सकते हैं, राइट। और बस इसके अंदर तो मतलब 4-5 न्यूज टोटल अपन ने देखी है जो कि अपन इसके अंदर पढ़नी होती है, ऐसा नहीं कि सब कुछ पढ़ना होता है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, न्यूज़पेपर रीडिंग के अंदर हम 2-3 न्यूज उठाएंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए होंगी, और वो मैं आपको इसके अंदर पढ़ाऊंगा, राइट, पूरा अच्छे से बिल्कुल, जैसे अपन पीपीटीज के थ्रू बनाते हैं, पीपीटीज के थ्रू बनाकर पढ़ाऊंगा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। और इससे आपको एक और इसके साथ साथ, क्योंकि अभी आपकी क्लासेस अभी स्टार्ट हुई हैं, सारी न्यूज अपन पढ़ भी नहीं सकते इतने, क्योंकि आपको बेसिक नॉलेज नहीं है, बट जितना इजी हो सकता है वो मैं आपको बताऊंगा। डेली न्यूज़पेपर फिर भी पढ़ना है, डे वन से ही पढ़ना है, न्यूज़पेपर आपको डे वन से ही पढ़ना है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, कोई भी एक न्यूज़पेपर पढ़ लो, या तो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लेंगे या फिर द हिंदू पढ़ लेंगे। द हिंदू तुम्हारे लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा क्योंकि अभी स्टार्टिंग में पढ़ रहे हो ना। इंडियन एक्सप्रेस में न्यूज भी सारी रहती है और क्रिटिकल एनालिसिस भी रहते हैं, तो इंडियन एक्सप्रेस को आप प्रेफर कर सकते हैं। मैं तो आपको जो मेरे को बेस्ट लगेगा वो वाला एडिटोरियल लेकर आऊंगा यहाँ पर और पढ़ाऊंगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहाँ पर आप इसके अंदर देखें, इसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिव बैच का ये प्रोग्राम है अपना, राइट, और 1.5 ईयर करंट अफेयर्स यूट्यूब का प्रोग्राम है, ठीक है, उसके अंदर आपको देखना है और उसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, राइट। तो अभी वीकली टेस्ट जो होगा ना, वीकली टेस्ट है ना, ये एमसीक्यूज का भी होगा, ठीक है, और वीकली टेस्ट जो होगा आपका एक तरह से आपका आंसर राइटिंग का भी होगा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अच्छा, इसके बाद ये जो मैं भी क्लास में आपको ये पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, हर एक टॉपिक को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या क्या चीज उसके अंदर पढ़नी चाहिए। उसके बाद फिर आपको मैं बताऊंगा व्हाट आर द रूल्स फॉर आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग के भी कुछ रूल्स हैं, ठीक है, मतलब जो अभी तो आपको जैसे किस तरह से आपको आंसर भेजना है वो वाले रूल बता रहे हैं। फिर कल हम डिस्कस करेंगे आपके साथ एक एक चीज, कि इंट्रोडक्शन भाई ऐसे लिखना था, बॉडी पार्ट ऐसे लिखना था, कंक्लूजन ऐसा लिखना था, ऐसे करके देंगे आपको, राइट। तो आपको बताया जाएगा पूरा कि इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट, कंक्लूजन कैसे लिखना है, किस कीवर्ड को किस तरह से डील करना है, वो सब आपको इसके अंदर बताया जाएगा। डोंट वरी अबाउट दैट, एवरीथिंग विल बी, आई विल टीच यू एवरीथिंग, राइट। अब जैसे हमने पढ़ा था ये पहले पेज के ऊपर, सेफ हार्मोज इज द की, मोदी टेल द प्रोजेक्शन एक्सटेंडेड इनवाइट टू द ब्रिक्स समिट, ठीक है। अगर आप इसको पढ़ेंगे ना तो आपको सिर्फ एक लाइन जो होगा, एक लाइन, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है बस, इसके अंदर और कुछ भी इंपॉर्टेंट इसके अंदर नहीं था, कि Modi had welcomed the understanding between the US and Iran, saying the conflict in West Asia caused serious economic disruption across the world and led to the loss of the life in many countries. ठीक है, he hoped that implementation of understanding, जो understanding हो, restore peace and establish in the region and ensure freedom of navigation and commerce. तो ये 4-5 वर्ड्स जो है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट, और इसके अलावा इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट था नहीं, राइट। तो हम इसके अंदर हम देखें तो भारत का क्या स्टैंड है, इंडिया का स्टैंड ऑन दिस, राइट। एक तो यह है कि जल्दी से जल्दी डी एस्केलेट होना चाहिए, ज्यादा से जल्दी डी एस्केलेट होना चाहिए। दूसरा, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन शुड बी देयर। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन मतलब यार नेविगेशन, लड़ो आराम से, मारो काटो, लड़ो मरो, पर नेविगेशन को मत रोको ना, जहाजों को क्यों रोक रहे हो तुम। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन शुड बी देयर, और जितनी जल्दी हो पीस को रिस्टोर करा जाए, ये इंडिया का कहना है, पीस को रिस्टोर करा जाए जितना जल्दी हो। अब एक इशू और भी उठने लग गया, सी फारर्स, जो सी के अंदर हैं, जो जहाज है सी के अंदर, उनकी सिक्योरिटी के बारे में, कि लड़ाई होती है तो इनको तो मत छोड़ो भाई, इनको इनको मार दिया तुमने। जैसे इंडिया के 3 जो इंडिया का एक जहाज था जिसके अंदर इंडियंस थे बहुत सारे, उस पर अटैक कर दिया था, बहुत सारे लोग मर गए इंडिया। समझ में आ रहा, एनर्जी सप्लाईज ना रुके, राइट, मैरीटाइम नेविगेशन हो,
ये सब चीजें, और दिस इज ऑल्सो एथिकल डायमेंशन। अगर आप लड़ रहे हैं, दो कंट्री युद्ध लड़ रही है, मान लो एक कंट्री को बहुत जरूरी हो गया युद्ध लड़ना, सेल्फ डिफेंस में लड़ रहे हैं, तो कोई गरीब कंट्री, तीसरी कंट्री, उसको हैम्पर नहीं होना चाहिए ना। भारत के अंदर ऑयल नहीं आएगा, भारत के अंदर गैस नहीं आएगी, तो दैट विल क्रिएट अ व्हाट, क्राइसिस, है ना। और हम वैसे ही इतनी सारी पॉवर्टी देश के अंदर, महंगाई बढ़ेगी, और दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। तो आप और आपका पड़ोसी लड़ रहा है, तो आपके सामने वाला घर है, उसको क्यों मार रहे हो, उसके मार पड़ रही है, तुम भाटे उसके ऊपर फेंक रहे हो, लग उसके रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इंटरनेशनल इथिक्स के अंदर ये है कि वार जब भी हो ना, एक तो वार का एक गोल होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए वार का, राइट। वो गोल अचीव होते वार बंद हो जाना चाहिए। जैसे हमने करा भाई, पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के जो स्ट्राइक करे, और जो भी टेररिस्ट लॉन्च पैड से उन सबको हटा दिया, ठीक है, ये हमने करा। फिर जब हम शांत थे, फिर वो पाकिस्तान ने फिर वापस से अटैक करा, तो हमको अटैक करना पड़ा। फिर भी जैसे पाकिस्तान माना, हमने रोक दिया। दिस इज द वार एथिक्स। ऐसे नहीं कि एक बार लड़ते गए तो लड़ते गए, लड़ते गए, मोटिव अचीव भी हो गया, फिर भी लड़ते गए, ऐसा नहीं है। डी एस्केलेट करने के बारे में सोचिए, जैसे ही वार स्टार्ट हो जाए तो वहीं से डी एस्केलेशन के चीजें स्टार्ट हो जानी चाहिए। डिप्लोमेसी को हमेशा फोर फ्रंट पे रखना चाहिए। डायलॉग एंड डिप्लोमेसी शुड बी देयर। तो यहाँ से अपन इसके अंदर से ये सब चीजें आप लिख सकते हैं, कभी भी आपका आ जाए तो आप इस तरह की बातें लिख सकते हैं। इमीडिएट डी एस्केलेशन, डायलॉग डिप्लोमेसी, अर्ली रिस्टोरेशन ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी, प्रोटेक्शन ऑफ द रीजनल सिक्योरिटी, ग्लोबल इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें, इंक्लूड सिक्योर एनर्जी सप्लाईज एंड मैरीटाइम नेविगेशन। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कई बार इन ही पॉइंट्स के ऊपर बात करी है, ये अपन इसके अंदर से ले सकते हैं उसको। बाकी उसमें कुछ भी नहीं। बाकी एक लाइन ये भी लिख सकते हैं, स्टेबल ईरान इज इन इंडियाज इंटरेस्ट। अब हमारा टाइम कैसे वेस्ट हो जाता है बच्चों, ये हम आपको बताते हैं, देखो, जस्ट अ सेकंड। अब हम कैसे पढ़ेंगे इस न्यूज को, जब हम पढ़ते हैं तो इसके अंदर ये है कि इन द फर्स्ट कन्वर्सेशन विद, अब इसका तुम नोट्स बनाने लग जाओ, विद प्रेसिडेंट मसूद पिजिक्शन, हु साइंड ए मेमोरेंडम, एक मेमोरेंडम साइन हो गया। यूएस प्रेसिडेंट जून 18 एंड टू हॉस्टिलिटी, प्राइम मिनिस्टर ट्यूसडे एक्सप्रेस द लास्ट लास्टिंग पीस इन द, ये सब चीजें अकॉर्डिंग टू ईरानियन, कि प्राइम मिनिस्टर मोदी फॉर्मली इनवाइटेड, इसने इसको इनवाइट करा, इसने इसको इनवाइट करा, उसने बोला कि आपकी सिंपैथी है आपके लोगों, ये हम इसको कहाँ आंसर में लिखोगे। फिर पेज सेकंड पे आ जाओ, देखो कितना बड़ा है। फिर ये कि सुप्रीम लीडर द फोन कंजर्व कन्वर्जेशन इनके बीच में हुई, और एयर स्ट्राइक में किल हुए थे अली खमनी, उनके लिए हमने कहा आप फ्यूनरल पे आना, आप ये आना। ये सब कहानियां नहीं, ये सब चीजें पढ़नी है तो बहुत जल्दी जल्दी आपको, हाँ ठीक है ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं, ऐसा नहीं हर लाइन इंपॉर्टेंट है, नहीं। पहले पेज पे न्यूज आ गई तो ऐसा नहीं कि सभी इंपॉर्टेंट हो गया और ईरान और उसके व्यूज है, ऐसा नहीं है। जल्दी जल्दी पढ़ो जहां आपको मिल जाए। रिटेन नीड फॉर द कंटिन्यू फॉर लास्टिंग पीस सिक्योरिटी सेफगार्डिंग फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, हाँ ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है, ये टर्म्स हम अपने आंसर में भी यूज कर सकते हैं। और तो बाकी तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर, है ना। इस तरह से हमको देखना पड़ेगा, जो भी चीज आपको काम की नहीं लग रही इसको जल्दी जल्दी पढ़ लो। और हमेशा पढ़ते वक्त ऐसा नहीं कि आप पढ़ रहे हो और दिमाग को ही नहीं पता चल रहा पढ़ रहे हो। भाई वो सब चीजें छोड़ दो कि सर किताब आगे रखी है और हम पढ़ नहीं पा रहे हैं और ऐसा हो गया और वैसा हो गया, ये सब पुरानी बातें थी। आपने एक बैच ज्वाइन कर लिया ये वाला, तो उसके बाद फिर आपको ये सब बातें आपके दिमाग में भी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब ये जैसे इंडो पैसिफिक इज हियर टू स्टे विद और विदाउट वाशिंगटन, ये एक इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, ठीक है। इससे अपन बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, पर इसके लिए पहले आपको बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बेसिक अंडरस्टैंडिंग इज वेरी रिक्वायर्ड, तब जाकर आप ये समझ सकते हैं। इसलिए यहाँ पर आ जाता है टीचर का काम, क्योंकि अभी आप पढ़ ही रहे हैं। अब अगर आप मई के अंदर, नेक्स्ट मई 2027 में इसको एडिटोरियल को पढ़ते तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाता, बट हमको तो डे वन से पढ़ना है ना, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखो कि ये एक्चुअली, ये एडिटोरियल आया क्यों है, ये आप इसके अंदर समझो। इसका मतलब क्या है, इंडो पैसिफिक इज हेयर टू स्टे, ये हमेशा रहेगा, इंडो पैसिफिक, राइट, विद और विदाउट वाशिंगटन, या अमेरिका चाहे चाहे नहीं चाहे, ये तो हमेशा रहेगा। और इसके अंदर ये बता रखा है कि भाई देखो जापान और इंडिया, अब अमेरिका इतना साथ नहीं दे रहा है तो जापान और इंडिया विल भी। और ऐसा क्यों पूछा गया ये अपन इसके अंदर समझेंगे, बट बिफोर दैट हमें ये समझ में आना चाहिए कि इंडियन ओशन और इंडो पैसिफिक टर्म का मतलब क्या है। तो ये देखो बच्चों, ये है इंडियन ओशन रीजन, दिस इज इंडियन ओशन। और इसके इधर ये वाला जो चीज है, देखो ऑस्ट्रेलिया के इधर वाला, ये है पैसिफिक ओशन। इंडो पैसिफिक का मतलब क्या है, इंडो पैसिफिक का ये वाला रीजन,
ठीक है, यहां से देखो ये पूरा रीजन जिसमें इंडियन ओशन भी आ गया और पैसिफिक ओशन भी आ गया, दिस रीजन इज नोन एज इंडो पैसिफिक, जिसके अंदर आसियान नेशंस भी आ गए। ठीक है, ये देखो फिलीपींस, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया भी आ गया, जापान भी आ गया, ये सब। तो दिस इज नोन एज इंडियन इंडो पैसिफिक। अगर सिर्फ इंडियन ओशन की बात करते हैं तो इंडियन ओशन में यहाँ पर कोई भी नहीं है, राइट। यहाँ पर अगर हम देखें जापान भी नहीं है, अमेरिका भी नहीं है, ये सब चीजें इंडियन ओशन। इंडो पैसिफिक इज ए बिगर टर्म कि ये दोनों को अपन एक ही एंटिटी मानकर चल रहे हैं। और अगेन ये दोनों को एक ही एंटिटी क्यों मान रहे हैं? क्योंकि अगर इंडियन ओशन मानेंगे तो इंडिया अकेला रह गया, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया कुछ नहीं कर पाएंगे। चाइना के आगे अभी बढ़ा है अपनी बैलेंस ऑफ पावर, अभी बढ़ा है आज की क्लास में, बैलेंस ऑफ पावर के लिए चाइना के सामने मिमियान लग जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर यूएसए भी चाहिए, यहाँ पर जापान भी चाहिए, तो इंडो पैसिफिक चाहिए। तो व्हेन अगर कोई अमेरिका, अगर मान लीजिए अमेरिका सपोर्ट कर रहा है इंडो पैसिफिक टर्म को, तो मींस क्या है कि इंडिया के लिए दिस इज अ गुड थिंग, राइट। कि पैसिफिक के अंदर जो इंडो पैसिफिक, अगर इसको एक यूनिट की तरह अगर हम देख रहे हैं, तो इट मींस व्हाट, इट मींस कि भाई हमारे साथ यहाँ पर चाइना को टैकल करने के लिए और कौन है? अमेरिका भी है, राइट। तो इंडो पैसिफिक टर्म और ये क्वाड वाला आपको सिस्टम आपको मैंने समझा ही दिया, ठीक है, कि इंडो पैसिफिक के अंदर ये देखो ये भी आ गया, तभी तो आएगा। अगर मान लो इंडियन ओशन बात करते या सिर्फ पैसिफिक बात करते तो दिक्कत हो जाती। और इसीलिए इसीलिए क्या हुआ था कि 2018 के अंदर अमेरिका ने एक अपनी कमांड फोर्स था, उसका नाम जो था पैसिफिक कमांड फोर्स से इंडो पैसिफिक कमांड फोर्स रख दिया 2018 के अंदर। और 2026 के अंदर अभी 2 दिन पहले ही अमेरिका ने अपने उस कमांड का वापस नाम चेंज करके पैसिफिक रख दिया, पैसिफिक कमांड। ये देखिए, in 2026 the US Department of Defense renamed the US Indo-Pacific Command, जो US Indo-Pacific Command था 2018 के अंदर रखा था, उसको वापस से उसने US Pacific Command बोल दिया। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये बोलना एक तरह से गेस्चर क्या दिखा रहा है अमेरिका का? क्या आप अभी तक की अंडरस्टैंडिंग में मेरे को चैट सेक्शन में लिखकर या फिर बोलकर बता पाएंगे क्या ये अंडरस्टैंडिंग दिखा रहा है? क्या अमेरिका की अप्रोच दिखा रहा है? इसको चेंज करके व्हाट अमेरिका वांट टू से, एनीबॉडी इन द क्लास? यस तुषार। जी सर, ये दिखा रहा है कि आफ्टर जो चाइना शी जिनपिंग और अमेरिका की मीटिंग हुई है ट्रम्प की, तो ट्रम्प न्यूट्रल स्टैंड लेकर चाइना की तरफ जाना चाह रहा है एशिया में कमांड करने। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बैलेंस ऑफ पावर से दूर जा रहा है ना ट्रम्प। बोल रहा है जी भाई सर। मेरे को नहीं पता तुम्हारा, तुम देखो, मैं तो अपना पैसिफिक कमांड कर रहा हूँ, इंडो पैसिफिक कमांड कहता था पहले मैं इसको, अब पैसिफिक कमांड कह रहा हूँ। मतलब आई एम लिमिटेड टू माई पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन इंडो पैसिफिक ना मानकर इसको सिर्फ पैसिफिक यूनिट मान रहा हूँ। तो आई होप दिस इज क्लियर। और इसके ऊपर ये एडिटोरियल, आई होप दिस इज क्लियर, ये बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। बट इस एडिटोरियल में क्या कहा गया? इस एडिटोरियल में ये कहा गया है कि भाई साहब वाशिंगटन हो ना हो इंडो पैसिफिक तो रहेगा। समझ में आ रहा है? बिना वाशिंगटन पे के भी हम इंडो पैसिफिक कर लेंगे। ये है बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग आपको, जो आपको समझ में आनी चाहिए। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सभी बच्चों को समझ में आए ये एडिटोरियल के अंदर? अब आप इसके अंदर पढ़ सकते हैं कि अब ये देख रहे हो कि यहाँ पर देखो जापान के प्राइम मिनिस्टर, पहली लाइन देखो, जापान के प्राइम मिनिस्टर इंडिया में आए और इंडो पैसिफिक एज ए जियो पॉलिटिकल कंस्ट्रक्ट विल सर्वाइव। इसका मतलब ये हो गया कि जापान के प्राइम मिनिस्टर जो है शिगेरू इशिबा, राइट, ये आई लेडी हैं, राइट, और ये आई। और यहाँ पर इसका मतलब क्या है? वॉट एवर वाशिंगटन रीजन आर फॉर रिस्टोरिंग द नेम ऑफ पैसिफिक कमांड, द लॉजिक ऑफ इंडो पैसिफिक विल कंटिन्यू टू डेराइव टू ड्राइव रीजनल स्ट्रेटेजिक लिंक्स एंड जापान। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ने अब यहाँ पे तो ये जापान का बता दिया और यहाँ पे बता दिया प्राइम मिनिस्टर मोदी भी यहाँ पर गए, इंडोनेशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये क्या है? पैसिफिक की साइड। तो इसका मतलब क्या है? ये दोनों मेहनत कर रहे हैं, चाहे से अमेरिका हो ना हो, जापान विल बी देयर, इंडिया विल बी देयर। तो यहाँ पे देखो, इट वॉज ट्रम्प्स एडमिनिस्ट्रेशन दैट ऑफिशियली अडॉप्टेड। अब देखो तुमको समझ में आने लग जाएगी, अब पहले दिन से तुमको न्यूज़पेपर समझ में आने लग जाए।
ये देखो, इट वाज ट्रम्प्स एडमिनिस्ट्रेशन दैट ऑफिशियली अडॉप्टेड, पहले ट्रम्प ने ही कहा था इंडो पैसिफिक। एट दैट टाइम बहुत सारे लोगों ने कहा कि यार देखो ये इंडिया को एक तरह से क्या कर रहा है, यूज कर रहा है, चाइना के खिलाफ खड़ा कर रहा है ना। स्ट्रेटेजी कमिटी व्यू द कॉन्सेप्ट विद द डीप सस्पिशन, वाज वाशिंगटन ट्राइंग टू ल्यूर इंडिया इनटू एंटी चाइना अलायंस, वाज दिस अनदर अटेम्प्ट टू कॉम्प्रोमाइज इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, क्या उसको बैलेंस ऑफ पावर के अंदर उसको खड़ा कर रहा है उसके खिलाफ। ऐसा जब बोला था जब 2017 के अंदर ये यूज हुआ था। फिर टुडे द एंजाइटी इज सिंपली रिवर्स, आज उसने जब उल्टा कर दिया तो आपको क्या लगेगा कि अमेरिका इज अबंडनिंग एशिया। मतलब हम एक्चुअल में, फिर ये अगली लाइन बोलता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन है अगली लाइन, कि हम दो चीजों में फंसे रह जाते हैं। एक तो अमेरिका कहीं हमको ट्रैप तो नहीं कर रहा है, और कहीं अमेरिका हमको छोड़ तो नहीं रहा है ना। आज वही लोग ये बोल रहे हैं कि अमेरिका हमको छोड़ रहा है, देखो है ना, अमेरिका हमको अबेंडन तो नहीं कर रहा। अच्छा है ना, देखो यहाँ पर व्हाट दे रिवील इज सेल्फ जनरेटेड एंजाइटी। एंजाइटी रहती है हमें हमेशा इंडियन स्ट्रेटेजी डिस्कोर्स दैट स्विंग्स वाइडली बिटवीन द कंसर्न अबाउट अमेरिका एंट्रैपमेंट और अमेरिका अबेंडनमेंट। अब ऐसा नहीं कि तुम्हें ऐसे लिखना है, उन्हें इस तरह का डायमेंशन लिखना है, पर तुम्हारी एक अंडरस्टैंडिंग कैसे बनेगी, जब तुम इन चीजों को समझ पाओगे तब तो बनेगी ना। एक चीजें जब एक चीज समझने लग गए ना, तो मतलब दूसरी चीज भी समझ जाओगे, दिमाग की कैपेसिटी डेवलप हो गई तुम्हारी। एडिटोरियल पढ़ने को सबसे इंपॉर्टेंट तो ये होता है भाई, कंटेंट तो पीछे रह गया, एडिटोरियल पढ़ने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है। और समय लगता है, देखो सब चीजों में समय लगता है, मेहनत कर सकते हैं, आपके साथ आप लोगों को करना पड़ेगा। फिर इसके अंदर आगे बात करेगी इंडो पैसिफिक। देखो वैसे भी अमेरिका का तो था नहीं, अमेरिका का इन्वेंशन था नहीं, जापान के प्राइम मिनिस्टर आए थे 2007 के अंदर, और उन्होंने बोला कि इन दोनों ओशन, दोनों सीज के कन्फ्लुएंस जो होगा उसके बारे में बात ये कर रहे हैं, कि इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के कन्फ्लुएंस के बारे में उन्होंने बात करी। और उन्होंने बताया कि भाई देखो इनकी डेमोक्रेसीज, अब यहाँ पर देखो, जब भी इंडो पैसिफिक के अंदर डेमोक्रेसी, अब देखो आज की क्लास से लिंक हो रहा है सब कुछ। मैंने कहा था इंडिया और चाइना का रिलेशनशिप दैट इज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के अंदर अब बोले तो डेमोक्रेसी और कम्युनिज्म के बीच में रिलेशनशिप है। जब ये लोग है ना, जैसे जापान हो गया, अमेरिका हो गया, अब डायरेक्टली तो नहीं कह सकते कि चाइना हरामी, चाइना अच्छा आदमी नहीं है, सॉरी, राइट, डायरेक्टली तो नहीं कह सकते, तो हम क्या कहेंगे कि जो डेमोक्रेसीज है ना दैट आर गुड, और कम्युनिज्म जो है वो बैड है, इस तरह से बात करेंगे। तो जब भी ये कहेंगे कि इंडियन एंड पैसिफिक ओशन एंड बिकम इनसेपरेबल एंड डेमोक्रेसीज अलोंग विद देयर लिटोरल्स नीड टू वर्क टुगेदर, इसका मतलब क्या है, वर्क टुगेदर मतलब क्या है, डेमोक्रेसीज अलोंग विद देयर लिटोरल्स वर्क टुगेदर का मतलब क्या है कि हमको चाइना के खिलाफ खड़ा हो। अब ऐसे तो नहीं कह सकते डायरेक्टली कि हमने जो क्वाड बनाया ना चाइना तेरे खिलाफ बनाया, नहीं तो फिर इंटरनेशनल रिलेशंस को आपने एक तरह से खराब ही कर दिया। आप ऐसे कह सकते हैं हम सब डेमोक्रेसी मिल रहे हैं, डेमोक्रेसी जो है वो एक उनको मिलकर काम करना चाहिए, इस तरह से अपन को वर्डिंग यूज करनी होती है। और ऐसे अपन जब भी क्वाड का क्वेश्चन आ जाए तो अपन डेमोक्रेसी वर्ड को यूज करेंगे उधर, कि डेमोक्रेसी का ग्रुप है जो कि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम चाहता है, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन चाहता है, जिसके अंदर फेयरनेस चाहता है, राइट, मैरीटाइम सिक्योरिटी चाहता है, इस तरह के वर्डिंग्स अपन यूज करेंगे। सिर्फ एडिटोरियल पढ़ लेने से थोड़ा ना तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी बच्चों, हमको क्वेश्चंस लिखने हैं, उसके अंदर आंसर्स लिखने हैं, उसके लिए कॉन्सेप्ट हमारे कोई भी वो दे सकते हैं, कोई भी उठाकर। तो इंडो पैसिफिक के बारे में आ जाए तो अपन को किस तरह से चीजों को समझना है, या फिर उसके अंदर इसका क्रक्स कैसे निकाल कर लिखना है, वो अपन से। फॉर एबे, जो पहले जो जापान के प्राइम मिनिस्टर थे, दिस वाज नॉट अ डिप्लोमेटिक रेटोरिक असेसमेंट दैट चाइनाज राइज कैन फंडामेंटली अल्टर्स एशिया स्ट्रेटेजिक बैलेंस। अब देखो चाइना अगर राइज करेगा तो फिर दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, इसलिए इंडियन ओशन को अगर आप अलग से देखोगे और पैसिफिक को अलग से देखोगे तो चाइना के लिए तो मजे हो गए कि पैसिफिक वाले पैसिफिक देख रहे हैं, इंडियन वाले इंडियन देख रहे हैं, दोनों को दिक्कत हो जाएगी। चाइना, इन्हें यूनिटी, तो यूनिटी टूट जाएगी इनकी, इनकी यूनिटी टूट जाए तो चाइना के लिए बढ़िया है, पैसिफिक में भी मजे करेगा, इंडियन ओशन में भी मजे करेगा। ठीक है। द ओल्ड कोल्ड वॉर अलायंस सेंटर्ड एक्सक्लूसिवली ऑन नॉर्थ ईस्ट एशिया वुड नो लॉन्गर सफाइस। देखिए अब क्या है कि जैसे ओल्ड जो कोल्ड वॉर था जिसके अंदर यूएसए और यूएसएसआर वाली चीजें थी, राइट, देखो पहली क्लास से तुमको चीजें लिंक तो हो ही रही है थोड़ी बहुत, वैसी तो चीज अब रही नहीं। अब जापान को एक तरह से, दिस इज इंपॉर्टेंट, नीडेड स्ट्रॉन्गर पार्टनरशिप विद इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ ईस्ट एशिया एंड यूरोप
while reinforcing its alliance with the United States. तो अब यूनाइटेड स्टेट जब चला गया और ऑलमोस्ट उसका पॉलिसी ये हो गया कि ट्रम्प, ये बिल्कुल सही बात है कि ट्रम्प और इसके जी जिनपिंग के मिलने के बाद, है ना, ट्रम्प का थोड़ा सा इसके प्रति लगाव ज्यादा बढ़ गया जी जिनपिंग की तरफ, और उसके खिलाफ वो कुछ नहीं कर रहा है, और जो भी चीजें कर रहा है कि उसको रिस्टोर कर रहा है ना। इंडो पैसिफिक बिकम द ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल फॉर दैट ब्रॉडर स्ट्रेटेजी, राइट। तो अब हमको इंडो पैसिफिक को बचाना है, और बचाने के लिए कौन है? जापान इज देयर विद अस, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो नियरली 2 decades later, प्राइम मिनिस्टर इशिबा हैज बिकम द प्रिंसिपल कस्टोडियन ऑफ एबेज विजन। तो जो 2007 में उन्होंने दिया था, देखो, फ्री एंड ओपन इंडियन पैसिफिक स्ट्रेटेजी, रीअफर्मिंग द कंसेप्ट्स वैलिडिटी डिस्पाइट शिफ्ट इन द अमेरिका पॉलिसी, कि बिना अमेरिका के भी जीना हमको सीखना पड़ेगा इंडो पैसिफिक के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात और आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, जापान जो है ना, आपको लगता होगा अभी तो थोड़ा सा मीक सा नेशन है, जापान ने वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर दुनिया की बैंड बजा दी थी। वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर इतना एग्रेशन दिखाया था जापान ने, सब घबरा गए थे। जापान एक ऐसा कंट्री है जिसके अंदर, जो कि आप देखेंगे आइलैंड कंट्री है ना, इसमें भूकंप भूकंप आते हैं, इसको टेरिटरी चाहिए, और वर्ल्ड वॉर 2 में इसने पूरा का पूरा साउथ ईस्ट एशिया के ऊपर कब्जा कर लिया था, म्यांमार तक पहुंच गया था, इंडिया में आने ही वाला था वो। तो ये बिल्कुल एक तरह से फासिज्म फैला रहा था पूरा जापान, और जाता था ना बहुत क्रूरता के साथ, काटता हुआ जाता था सबको मार मार के, राइट। तो जापान जब इस तरह से कर रहा था, तो ये एक एक्सपेंशनिस्ट नेशन तो है, इसकी रिक्वायरमेंट भी है। बट आजकल जापान इतना शांत क्यों रहता है? क्योंकि इसके ऊपर हिरोशिमा और नागासाकी करा हुआ है अमेरिका ने, ठीक है। और अमेरिका ने एक आर्टिकल 9 इसके कॉन्स्टिट्यूशन में डाला था, और उस आर्टिकल 9 में लिख रखा था कि भैया ज्यादा उड़ोगे ना तो फिर हम वापस मारेंगे तुम्हें, ठीक है, हम आपको डेवलपमेंट कर देंगे पूरा, बट आपको हमारे ये मिलिट्री विलिट्री नहीं बनाना। बट अब जापान जो है मिलिट्री एक्सपेंडिचर कर रहा है, मिलिट्री बना रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो, अब ये जो इनके प्राइम मिनिस्टर है, इनका एक विजन है, इनका विजन ये है कि इंडो पैसिफिक के अंदर रेजिलिएंट सप्लाई चेन बनाए, क्रिटिकल मिनरल्स, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, मैरीटाइम कॉपरेशन, स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप अक्रॉस द रीजन, इस तरह की ये सब चीजें करें, राइट। Japan's credibility rests not merely on its diplomacy but also transformation underway at home, क्योंकि वहां पर अंडरवे एट होम मतलब कि वहां पर ट्रांसफॉर्मेशन भी कर रहा है वो। कैसे? अपनी जीडीपी का बहुत सारा खर्चा जो है, दैट जापान इज डूइंग ऑन द डिफेंस स्पेंडिंग। कॉन्स्टिट्यूशन फूड से बना रहा है तो वैलिड होगा? नहीं। देखो, ये अपन जापान के अंदर पढ़ेंगे, जब अपन इंडिया और जापान का रिलेशन पढ़ेंगे, तब अपन पढ़ेंगे कि जापान एक्चुअली है क्या, राइट, किस तरह से जापान का पूरा का पूरा उसमें, क्योंकि अभी डिटेल हो जाएगी, वैसे ही थोड़ा बड़ा क्लास हो रहा है, राइट। तो 2% ऑफ जीडीपी डिफेंस स्पेंडिंग क्रॉस द 2% ऑफ जीडीपी थ्रेशोल्ड अहेड ऑफ द शेड्यूल, है ना। पहले जो उनको करना था उससे पहले इन्होंने डिफेंस स्पेंडिंग करने लग गए जापान। तो जापान अपने अंदर भी चेंज कर रहा है, रिफॉर्म कर रहा है, जहां जापान की मिलिट्री थी नहीं, अब ये डिफेंस एक्सपेंडिचर में खर्चा कर रहा है। ये क्रूज मिसाइलें ले रहा है, टॉमहाक क्रूज मिसाइल्स, एक्सटेंडेड रेंज इंडिजिनियस मिसाइल बना रहा है। पहली बार देखा गया है जापान इस तरह की चीजें कर रहा है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कभी जापान ने करा नहीं है, ठीक है। जापान इज रीऑर्गेनाइजिंग इट्स मैरीटाइम फोर्सेज, एक्सपेंडिंग स्पेस कैपेबिलिटीज, ये सब चीजें कर रहा है, राइट। नेटवर्क्स विद ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, फिलीपींस, इंडिया, ये सब। Preserving a stable Indo-Pacific requires Japan to become a stronger strategic actor in its own right, not merely a dependent ally of the US. यूएस के चुंगल से बाहर निकलना पड़ेगा। अपन ऐसे सोचते रहे कि यूएस आकर बचाएगा, यूएस नहीं, तो हमें यहाँ पर जापान कैसी पॉलिसी, कैसी आइडियोलॉजी फॉलो कर रहा है, एनीबडी इन द क्लास, सभी को बोलना है कैसी आइडियोलॉजी फॉलो कर रहा है अकॉर्डिंग टू यू। जो भी आइडियोलॉजीज आपने ने पढ़ी है उसमें से क्या फॉलो कर रहा है जापान, बताएं सभी। समझ में आ गया? आज का एग्जाम्पल मिल गया आपको? जापान इज फॉलोइंग द रियलिज्म। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, कि जापान अगर ऐसा रहेगा, अगर मान लो जापान ऐसे सोचे कि यूएसए ने मेरे को कहा था कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त कि कभी भी तेरे पे अटैक होगा ना तो आई एम देयर फॉर यू, डोंट वरी भाई, कोई तेरे पे अटैक करेगा, चाइना तेरे को मारेगा, मैं आके बचा लूंगा तेरे को, पर तू अपनी मिलिट्री मत रख, वी विल प्रोटेक्ट यू, पर तुम अपनी मिलिट्री मत रखो,
तो ये तो यूक्रेन को भी बोला था रशिया ने वंस अपॉन ए टाइम, और रशिया ने नहीं, यूएसए ने भी बोला था कि यार तू अपने, यूक्रेन के पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब थे पहले, यूक्रेन को बोला था कि भाई तू अपने न्यूक्लियर बॉम्ब को खत्म कर दे, हम तेरे को प्रोटेक्ट करेंगे, कोई तेरे पे आंख उठाएगा तो हम तेरे को बचा लेंगे। आज रशिया ही आंख उठा रहा है, रशिया ही मार रहा है, कैसा फील हो रहा होगा यूक्रेन को? तो यूक्रेन ने आइडियलिज्म के चलते ये कर दिया। अब जापान अगर यही सोचता रह जाए कि यूएसए आएगा, यूएसए आएगा मुझे बचाएगा, चाइना से बचाएगा, और चाइना इसको मारने लग जाए, फिर यूएसए बोलेगा भाई मैं तो नहीं, आई विल नॉट स्पॉन्सर्ड अदर्स वार। ट्रम्प तो एक स्टेटमेंट बोलेगा बस। और आज के जमाने में लग गया है ना कि ट्रम्प, पहले क्या था, यूएस ने बहुत सारे अलाइज बना रखे, जैसे ताइवान है, राइट, जैसे जापान है, जैसे साउथ ईस्ट एशियन के अंदर फिलीपींस है, वियतनाम है, इनको अलाइज बनाएगा, भाई कोई दिक्कत नहीं, मैं हूँ, आई एम देयर टू प्रोटेक्ट यू, कोई भी तेरे को मारेगा तो मैं जाऊँ, पढ़ेंगे भी अपनी आगे चल। पर आज के जमाने में आपको पता है ऐसे यूएसए नहीं करेगा। इन योर वाइल्ड ड्रीम्स यू कैन नॉट थिंक कि यूएसए जापान को बचाने आ जाएगा जब चाइना से लड़े। इवन चाइना कोई सपोर्ट कर दे तो वो अलग बात है, उसकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी। तो ये बात जापान को भी पता चल गई, और जापान इज फॉलोइंग द रियलिज्म, प्रिंसिपल ऑफ रियलिज्म, और तभी तो अपनी इकोनॉमीज को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, प्लस अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, मिसाइल्स बना रहा है, स्पेस सिस्टम बना रहा है। स्पेस सिस्टम इज डायरेक्टली लिंक टू द मिसाइल सिस्टम। ठीक है, तो टोक्यो एंड दिल्ली, अब अपन को क्या करना चाहिए, टोक्यो और दिल्ली आर प्रिपेयरिंग इज इन दिस अनप्रिडिक्टेबल वर्ल्ड, राइट, हमें लाइक माइंडेड पीपल को अपने साथ में लेना चाहिए, और हमें एक तरह से अपना इंडो पैसिफिक ओशन को प्रोटेक्ट करना चाहिए, बस इस तरह से आपको। जापान ऑफिशियल्स विल रजिस्टर देयर शेयर्ड opposition to economic coercion. The two sides are expected to identify priority sectors, semiconductor, critical minerals और ये सब चीजें, right? Ironically, perhaps the strongest validation of the Indo-Pacific idea, Indo-Pacific idea comes from the China itself. Being Beijing dismissed the Indo-Pacific as an artificial construct. उनको बीजिंग ने बहुत पहले, चाइना ने पहले ही कह दिया था कि इंडो पैसिफिक जो है ना, दिस इज आर्टिफिशियल, दिस इज नॉट नेचुरल, है ना, एक नेचुरल सिस्टम नहीं है, तो आर्टिफिशियल तुम लोगों ने बनाया, मेरे से डर के तुम लोग बना रहे हो। Over the past 2 decades, China's dependence on the Middle East energy and the African resources has steadily grown. बहुत ज्यादा अगर आप देखेंगे तो अभी चाइना रिसोर्स हंग्री हो गया है, उसको चाहिए बहुत सारा, तो ऑयल और ये सब चीजें, तो ऑयल और ये सब बहुत सारा मिडिल ईस्ट से मिलेगा, राइट। तो इसलिए अब वो क्या है, बीजिंग हैज बिल्ट ओवरलैंड। अब बीजिंग अगर आप देखोगे, है ना, देखो यहाँ पर, अब ये चाहता है कि इंडियन ओशन में इसका प्रेजेंस रहे। अब देखो यहाँ से इसका जहाज आ रहा है, ठीक है, मान लीजिए इधर से जहाज आ रहा है, तो इंडियन ओशन के ऊपर इसका कंट्रोल रहे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चाइना ना। पर चाइना इंडियन ओशन में जाए कैसे? चाइना का जाने का इंडियन ओशन में एक ही जरिया है, दैट इज स्टेट ऑफ मलाक्का, दिस स्टेट ऑफ मलाक्का, और स्टेट ऑफ मलाक्का इज वेरी नैरो, ठीक है, और कोई वाटरवेज है नहीं, और तो फिर इंटरनेशनल वाटरवेज कोई है नहीं, तो स्टेट ऑफ मलाक्का में से जाना पड़ेगा, ये नैरो है बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर इंडिया बैठा है अंडमान एंड निकोबार के ऊपर, कुछ अगर इंडिया अपने शिप्स विप्स भेज देगा यहाँ पर, तो ये भी रोक सकता है, जैसे कि अपना चिकन नेक था, ठीक है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, है ना, जो आज अपन ने पढ़ा। देखो आज के पढ़ने से अपन को कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन रही है, एक क्लास होने से। तो यहाँ पर दिस इज नोन एज चाइनीज डिलेमा, दिस इज नोन एज चाइनीज डिलेमा, इसको चाइनीज डिलेमा बोलते हैं, राइट, कि भाई चाइना इधर आ नहीं सकता। चाइना के टाइम पर अपन पढ़ेंगे भी, डोंट वरी, राइट। अभी एक्चुअली अपन ने पढ़ा नहीं है, तो अपन वो सब चीजें पढ़ेंगे। तो इसने क्या करा, इसने कहा कि भाई पाकिस्तान के थ्रू, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में से इसने क्या कर दिया, एक अपना इकोनॉमिक कॉरिडोर निकाल दिया, जैसे दैट इज नोन एज सी पैक, और यहाँ पे ग्वादर पोर्ट जो है उसको एक्सेसिबल बना दिया, जिससे कि वो इंडियन ओशन पे नजर रखे, यहाँ से आ नहीं पा रहा था, तो यहाँ पर। और ऐसे ही बहुत सारा, जुबाइटी के अंदर उसने क्या करा है, एक तरह से अपना मिलिट्री बेस बनाया। अब ये क्यों कर रहा है, जिससे कि इंडियन ओशन के ऊपर नजर रख सके, यहाँ से रख लेगा, यहाँ से रख लेगा, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ये चीज लिख रखा है कि चाइना जो है वो इंडियन ओशन के ऊपर, चाइना के अंदर अगर हम ओशन देखें, चाइना का तो पैसिफिक है, तो वो इंडियन ओशन के ऊपर कर रहा है, तो वो भी इंडो पैसिफिक की स्ट्रेटेजी अपना रहा है कि दोनों को एक साथ ही लेकर, मतलब इंडियन ओशन के ऊपर भी मैं ध्यान दूं, वर्ल्ड नहीं अपना है, मैं अपना लू, राइट, इस तरह। तो बीजिंग हैज बिल्ट ओवरलैंड इकोनॉमिक कॉरिडोर लिंकिंग वेस्ट चाइना टू इंडियन ओशन, ठीक है, एस्टेब्लिश इट्स फर्स्ट ओवरसीज मिलिट्री बेस इन जुबाइटी, maintain and continuous naval presence across the Indian Oceans, dual use of commercial facilities stretching from the Southeast Asia to the east coast of the Africa, right, इस तरह से चाइना भी कर रहा है।
इंडिया रिकॉग्नाइज दिस ट्रांसफॉर्म, तो मतलब चाइना का प्रेजेंस अगर इंडियन ओशन में हो जाएगा तो इंडिया की मैरीटाइम सिक्योरिटी को खतरा होगा ऑब्वियसली, राइट। इंडिया को ये ट्रांसफॉर्मेशन नजर आ रहा है, नियरली डिकेड अगो, एक 10 साल पहले अपन समझ गए थे इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी प्लान लग गया था। देयर इज अ लिटिल रीजन टू अबैंडन दैट फ्रेमवर्क सिंपली बिकॉज वॉशिंगटन हैज अल्टर्ड इट्स वोकैबुलरी। अब वॉशिंगटन ने कह दिया कि भाई मैंने अपनी वोकैबुलरी को चेंज कर दिया, तो उसके कारण आपको इस अप्रोच को तो नहीं हटाना, उसको तो करना ही पड़ेगा आपको। आपका इंडियन ओशन को आपको प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा, इंडो, और वो इंडो पैसिफिक को एक साथ लेने पे ही हो सकता है, ऐसा ही, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, है ना। तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, बिकॉज अभी आपको आंसर राइटिंग भी करनी है। अब आंसर राइटिंग के कुछ रूल समझ लीजिए, राइट। आंसर राइटिंग की क्या रूल है? रूल नंबर 1 कि आपको आंसर लिखना है, अगर मान लो 2-3 पेजों के अंदर आपका आंसर आता है, ठीक है, पहले तो आप हेडिंग ऐसे डाल देना, ये इंट्रोडक्शन है हमारा। अच्छा, सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, जो क्वेश्चन है ना दे रखा है उस क्वेश्चन को लिखकर, जिसका क्वेश्चन नहीं दिखा उसकी कॉपी चेक नहीं होगी, सीधी सी बात है, ठीक है। कॉपीज आपकी मैं चेक नहीं कर रहा हूँ, कॉपीज आपके एक्सपर्ट चेक करेंगे, ठीक है। बट मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि मैं पूरा का पूरा उसको बनाकर दे रहा हूँ कि किस तरह का इसका होना चाहिए, राइट, क्या फॉर्मेट होना चाहिए, ये सब चीजें होना चाहिए, राइट। पूरा का पूरा आपको आंसर मिलेगा, आंसर लिखा हुआ, ठीक है, क्या बॉडी, इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट, कंक्लूजन, और पूरे क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा आपकी क्लास के लिए, ठीक है। चेक कोई और करेगा, बस ये है। तो क्वेश्चन आपको लिखना है। अब क्योंकि पहला है तो पहला तो मैं ही कर देता हूँ, देख लेता हूँ मैं, है ना, क्योंकि इतना टाइम नहीं है अपन, क्योंकि अपन सिर्फ क्वालिटी कंटेंट के ऊपर फोकस करूँ मैं, है ना। अगर आंसर राइटिंग में रह जाऊंगा तो कहीं ना कहीं अपन अपने ही लिए ही नुकसान होगा। तो इस चीज के लिए, बस एक इस सिंगल चीज के लिए मैंने टीम रख रखी है, और उस टीम को भी पूरा का पूरा अंडर माई गाइडेंस चेक कर रहा है, ठीक है। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे को बताना, मैं आपकी पर्सनली भी हेल्प कर दूंगा उसके अंदर, राइट। तो आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन लिखना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहली चीज आपको क्वेश्चन लिखना है। दूसरी चीज, आपको जब आंसर लिखना है तो इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट और कंक्लूजन ऐसे लिख देना कि भाई ये इंट्रोडक्शन था, ये बॉडी पार्ट था, ये कंक्लूजन था, जैसे हमें पता चल जाएगा, है ना उसको। तीसरी चीज आपको जो लिखनी है, दैट इज तीसरी चीज करनी है, वो करनी है पीडीएफ में आपको देना है, एक सिंगल पीडीएफ में आपको देना है, बिकॉज पीडीएफ से ही चेक हो पाएगी। आप देखो इमेज दे दो, है ना, और ढंग की पीडीएफ आपको देनी। चौथा इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि हम बहुत सारे पॉइंट्स लिखेंगे आपके, राइट, तो जैसे ही आपका आंसर होगा ना, तो उसकी दोनों साइड आपको स्पेस छोड़नी, ऊपर भी स्पेस छोड़नी है, ऊपर, है ना। क्वेश्चन थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट कर देना, राइट, तो ऊपर भी स्पेस छोड़नी है, नीचे भी स्पेस छोड़नी है, हर जगह स्पेस स्पेस होना चाहिए, जिससे कि आराम से यहाँ पर लिख सके। वैसे तो हम नए पेज, एक पेज बनाकर भी लिख देते हैं उसके अंदर, है ना, बट आपको इस तरह से करना है। और आंसर, क्योंकि आपके सारे दिन भर वो एक्सपर्ट बैठा नहीं रहेगा कि कब कॉपी आएगी, 1 PM से पहले आप कॉपी दे दीजिएगा। जिन बच्चों की 1 PM के बाद में आती है, उनका मेरे को नाम पता है कि भाई वो ऑफिस ऑफिस जा रहे होते हैं उस वक्त, इसलिए, है ना, तो उसका ठीक है, दैट इज अलाउड। बाकी और बच्चों के लिए अलाउड नहीं, जो बच्चे फुल फ्लैजेड प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए अलाउड नहीं है, 1 बजे से पहले पहले आपको कॉपी देते हैं। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है, दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो इस तरह से आपको इसके अंदर देखना है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास। कल अपन न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ते हैं, आज को हमको ये भी बताना था कि न्यूज़पेपर में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा टाइम इसके अंदर लग गया, राइट। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।